हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी से, जिसे हमने कहा था नीति आयोग। अगर आप एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की न्यू एडिशन पढ़ रहे हो तो वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 56। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपको आज के लेक्चर की या फिर प्रीवियस लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से चेकआउट कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। ओके, इसे मैंने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स के फॉर्मेट में क्रिएट किया है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में चीज़ों को रिवाइज कर सके और रिकॉल कर सके। और इसके साथ अगर आप इस पीडीएफ को ना पढ़ते हुए डायरेक्टली एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक भी पढ़ते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक पैराग्राफ को, हर एक पॉइंट को यहाँ पे बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझाया है, तो आपको पढ़ते टाइम पे डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। दैट इज़ माई प्रॉमिस टू यू। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नीति आयोग से। उसमें हम आज देखेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल्स को। अब ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे नीति आयोग के लिए इन्होंने गाइडिंग प्रिंसिपल्स यानी कि लिस्ट तैयार की है, और जिसके ऊपर रह के नीति आयोग काम करता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो ये जो कीवर्ड्स है ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स है, इसे आप डायरेक्टली आपके पेपर में भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, तो पढ़ लेते हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अंत्योदया से। अब ये जो अंत्योदया है ये एक प्रिंसिपल है। अब इस प्रिंसिपल के ऊपर रह के हमारा जो नीति आयोग है ये काम करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रायोरिटी देते हो। किसे प्रायोरिटी दे रहे हो, प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड। तो यहाँ पे देखो कीवर्ड क्या हुआ, हम अपलिफ्ट करेंगे पुअरेस्ट एंड मार्जिनलाइज्ड लोगों को। अब ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है ये बेस्ड है हमारा दीनदयाल उपाध्याय आइडिया। ओके, अब इनका आइडिया क्या था, इनका आइडिया ये था कि हमें अपलिफ्ट करना है द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी। सिंपल, तो ये है अंत्योदया का प्रिंसिपल। फिर दूसरा प्रिंसिपल आता है इंक्लूजन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एम्पावर करते हैं वल्नरेबल ग्रुप्स को, हम रिड्यूस करते हैं इनइक्वालिटीज़ को। इनइक्वालिटीज़ कैसे हो सकती है सोसाइटी में, सोचो मेरे साथ, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करो। जेंडर के रिलेटेड आप इनइक्वालिटी देखते हो, रीजन जब हम दिखते हैं, रीजन में हमें इनइक्वालिटी दिखती है, रिलीजन में हमें इनइक्वालिटी दिखती है, कास्ट ये तो सबको पता है, फिर हाँ क्लासेस है ना, क्लास। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी इनइक्वालिटीज़ जो है, इनइक्वालिटीज़ तो है हमारी कंट्री में दिखती है। हमें क्या करना है, हमें इंक्लूजन करना है, हमें एम्पावर करना है, तो रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटीज़, ये हो गया इनका एक प्रिंसिपल। फिर आता है विलेज। विलेज में क्या है, इस प्रिंसिपल में आप ये इंश्योर करते हो कि विलेजेस शुड बी एक्टिवली इंक्लूडेड इन द डेवलपमेंट। ओके, जो हमारा इंडिया का कल्चरल और सोशल स्ट्रेंथ है ये कहाँ से आता है, इसका ओरिजिन कहाँ से है। जब हम देखिए, जब हम कल्चरल प्लस सोशल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मेनली कहाँ से आता है, विलेजेस से आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्टिवली इनको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीग्रेट विलेजेस इनटू द डेवलपमेंट। फिर बात आती है डेमोग्राफिक डिविडेंड की। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेंथ राइट नाउ इज इट्स पीपल। इतना मानते हो आप, राइट? तो अगर आपको डेवलपमेंट कंट्री का करना है तो यू हैव टू एंश्योर यू आर डूइंग डेवलपमेंट थ्रू देम। तो ये कैसे होगा, जब हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, जब हम इन्हें स्किल प्रोवाइड करेंगे, इनका स्किल का डेवलपमेंट करेंगे, राइट? सो एम्पावर देम थ्रू लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। फिर लोगों का पार्टिसिपेशन। यहाँ पे देखो हमें जो डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट शुड बी पीपल ड्रिवन। तो कीवर्ड क्या है, द डेवलपमेंट शुड बी पीपल ड्रिवन। सिटीजन शुड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द गवर्नेंस, देन ओनली वी कैन एंश्योर द डेवलपमेंट। तो ये एक पॉइंट है। तो ये है एक गाइडिंग प्रिंसिपल, इसके ऊपर रह के ही हमारा नीति आयोग काम करता है। फिर आता है गवर्नेंस की बात। गवर्नेंस में क्या हो रहा है, देखो अब अगर मैं यहाँ पे गवर्नेंस रख रही हूँ तो मुझे अपने कंट्री का गवर्नेंस कैसे चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी मुझे गवर्नेंस जो है ये ओपन चाहिए, ट्रांसपेरेंट चाहिए, अकाउंटेबल चाहिए, प्रोएक्टिव चाहिए। ये देखिए कीवर्ड प्रोएक्टिव चाहिए, है ना, पर्पसफुल चाहिए, ये कीवर्ड्स है। तो ये हो गया गवर्नेंस।
फिर आप फोकस करते हो, फोकस शुड शिफ्ट फ्रॉम आउटले। देखो, हमारा अगर एक प्रॉब्लम देखा जाए गवर्नेंस का, तो गवर्नेंस के प्रॉब्लम में आप ये देख सकते हो कि हमारा जो फोकस होता है ये थोड़ा टिल्ट होता है आउटले के ऊपर। आउटले मतलब क्या? मनी स्पेंट, हाउ मच मनी स्पेंट, राइट? सो फोकस हमें शिफ्ट करना है टू द आउटपुट, कितना काम हुआ है ना? आउटकम, हमने रिजल्ट क्या अचीव किया है। सो आउटले, सेकंड आउटपुट, एंड थर्ड आउटकम। तो ऐसे कह सकते हो आप 3O, राइट? कौन से? आउटले, कितने पैसे खर्च किए, आउटपुट, जितने पैसे खर्च किए उसमें कितना काम हुआ, एंड आउटकम, उसमें आपको रिजल्ट कितना अचीव हुआ। समझ में आया इतना? ठीक है। फिर बात होती है सस्टेनेबिलिटी की। यहाँ पे डेवलपमेंट जो कर रहे हो आप, डेवलपमेंट मस्ट प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, राइट? सो सस्टेनेबिलिटी मतलब हम एनवायरमेंट का यहाँ पे प्रोटेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ट्रीज भी निकाले हुए हैं। सो बिल्ड ऑन द इंडियाज एंशियंट रिस्पेक्ट फॉर द नेचर, ये आपको पता है। तो ये हो गए 7 गाइडिंग प्रिंसिपल जिसके ऊपर रह के हमारा नीति आयोग काम करता है। आई होप ये इतना समझ में आ गया है आपको। ठीक है, फिर कुछ 7 पिलर्स है ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस जो नीति आयोग उसके ऊपर बेस है, उसके रिलेटेड ही काम करता है। जैसे कि सबसे पहली बात तो आता है ये, इट इज़ अ प्रो पीपल एजेंडा। मतलब ये कोशिश करता है कि जो एस्पिरेशंस है इंडिविजुअल के प्लस सोसाइटी के वो मीट हो जाए। फिर दूसरी बात आती है प्रोएक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि गवर्नमेंट एंटीसिपेट करेगी जो भी ज़रूरत है, मतलब नीड्स है, रिस्पॉन्स है, वो क्विकली मीट हो जाए। तो इसको कहते हैं हम प्रोएक्टिव रखना। फिर बात है तीसरी पार्टिसिपेटिव की। अब देखो यहाँ पे हम नीति आयोग के लिए तो ये यूज़ कर ही रहे हैं, पर ये आप बाकी की चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हो। समझ में आया? तो ये तीसरा जो है ये है पार्टिसिपेटिव, मतलब ये कि सिटीजन को हमको इंक्लूड करना है गवर्नेंस में, यह भी हमने देखा। फिर आता है विमेन एम्पावरमेंट का पॉइंट, जहाँ पे विमेन मस्ट बी एम्पावर्ड इन ऑल द एरियाज, राइट? सो प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन्स लीडरशिप। फिर इंक्लूजन, इंक्लूजन में क्या है? आप यहाँ पे स्पेशल अटेंशन देते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे एससीज या फिर एसटीज, ओबीसीज, माइनॉरिटीज़, इन सबके ऊपर। फिर बात आती है यहाँ पे देखिए यूथ अपॉर्चुनिटी की, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यूथ, दे शुड गेट द फेयर चांसेस, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यूथ अपॉर्चुनिटी। और फिर 7th फाइनली बात होती है ट्रांसपेरेंसी की। ट्रांसपेरेंसी पर्टिकुलरली थ्रू टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। टेक शुड मेक गवर्नमेंट मोर विजिबल, मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर रिस्पॉन्सिव प्लस मोर अकाउंटेबल। सो दीज आर द 7 पिलर्स। आई होप इतना समझ में आ गया है। सो अगर फाइनल मिशन, इफ आई हैव टू टेल कि व्हाट इज़ द फाइनल मिशन स्टेटमेंट, नीति आयोग का यहाँ पे एम होगा टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये हमने पहले ही देखा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमें सिटीज़न एंगेजमेंट को यहाँ पे बढ़ावा देना है। हमने देखा ऊपर भी पॉइंट, यहाँ पे पार्टिसिपेटिव का जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज करना है। तो ये दूसरी पॉइंट हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि हमें इंश्योर करना है कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर यहाँ पे है अवेलेबल तो इसका एक्सेस सबको मिले, सबका भला हो, राइट? फिर 4th पॉइंट आता है कि हम सपोर्ट करेंगे पार्टिसिपेटिव प्लस अडेप्टिव गवर्नेंस। हमारी जो गवर्नेंस होगी ये कोई रिजिड नहीं रहेगी, ये पार्टिसिपेट भी करेगी और ये अडेप्ट भी करेंगी अपने आप को अकॉर्डिंग टू इट्स एनवायरनमेंट। तो ये 2 चीज़ें। फिर बात आती है यहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे जिससे कि गवर्नेंस भी हमारा बेटर हो जाए। तो इसका कोर मिशन अगर मोटे मोटे तौर पे मुझे बोलना हो तो ये कह सकते हैं कि it will provide the strategic and directional input for the development. It will act as a incubator. किसका incubator होगा? हमारा नीति आयोग। It will be a incubator of new ideas. समझ में आ रहा है? So it will be an incubator for new ideas for national development. सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है? All right. अब तो ये हमने देख लिया है फाउंडेशंस ऑफ द गवर्नेंस। अडॉप्टिव गवर्नेंस अभी बताया मैंने, टेक्नोलॉजी यूज, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सिटीजन्स एंगेजमेंट एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट? ओके, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट समझाती हूँ, अच्छे से समझना। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो
वन ऑफ द नीति आयोग्स मेन गोल इज टू मेक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अ रियलिटी। ये हमने पहले ऊपर देखा था। तो इसका पॉइंट मैंने कल आपको अच्छे से समझाया था कि जो हमारा सेंटर प्लस स्टेट है ये दोनों मिल के काम करेंगे, यहाँ पे ये पार्टनर्स रहेंगे। जब हमारा सेंटर और स्टेट पार्टनर है मतलब हमने क्या किया, हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दिया। इसके साथ इंडिया बिकम्स स्ट्रांग ओनली व्हेन द स्टेट्स आर स्ट्रांग। अगर हम अंदर से ही टूट जाए तो आपको लगता है इंडिया स्ट्रांग रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हम हमारी कंट्री को मजबूत कैसे बना सकते हैं? जब हमारे स्टेट्स मजबूत है, जब हमारे स्टेट्स डेवलप्ड है, राइट। सो नीति आयोग का काम ये होता है, नीति आयोग ब्रिंग्स ऑल द स्टेट्स टुगेदर टू एक्ट कलेक्टिवली टुवर्ड्स द नेशनल डेवलपमेंट। समझ में आया? ये एक पॉइंट है। सो दिस प्लेटफॉर्म इज द टीम इंडिया, जो हमने कल भी देखा था। सो वी जो स्टेट्स है एक साथ जो आके काम कर रहे हैं जिससे कि नेशनल डेवलपमेंट हो सके, वही है हमारी टीम इंडिया। अब कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर सकें। अब ये स्टेप्स कैसे हैं वो समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है अचीविंग द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसकी कुछ स्टेप्स है। नीति आयोग कंटिन्यूअसली काम करता है स्टेट्स के साथ, यूनियन टेरिटरीज के साथ, वेरियस कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स है इनके पास, इनिशिएटिव्स है, उसके थ्रू ये काम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि डायरेक्ट डिस्कशन होता है सेंट्रल लीडरशिप के बीच और स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ। समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट। ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो है प्राइम मिनिस्टर्स या फिर जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग। फिर आता है सब ग्रुप ऑफ द चीफ मिनिस्टर। इसका क्या मतलब हुआ? जो ग्रुप होते हैं चीफ मिनिस्टर्स के वो बनाए जाते हैं जिससे कि वो काम कर सके इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़ के ऊपर। कोई भी इंपॉर्टेंट नेशनल इशू हो सकता है, उसके ऊपर यहाँ पे काम करना आ सकता है। तो ये चीज़ें भी की जाती हैं। फिर आप शेयर करते हो बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि स्टेट्स खुद एक्सचेंज करते हैं सक्सेसफुल आइडियाज़। अगर तमिलनाडु कोई एक पर्टिकुलर स्कीम लाता है और वो सक्सेसफुल हो जाती है, राजस्थान अगर कोई स्कीम लाता है वो सक्सेसफुल हो जाती है, तो ऐसे शेयर्ड एक्सचेंज की जाती है सक्सेसफुल आइडियाज़ और फिर बाकी के भी स्टेट्स इसे अपने खुद के स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी जहाँ पे ये इसे यूज़ करते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट आता है पॉलिसी सपोर्ट का। पॉलिसी सपोर्ट में क्या हो रहा है? पॉलिसी सपोर्ट प्लस कैपेसिटी डेवलपमेंट, जहाँ पे नीति आयोग मदद करता है हमारे स्टेट्स को प्लस यूनियन टेरिटरीज के ऑफिशियल्स को विद द पब्लिक पॉलिसी और स्किल बिल्डिंग। तो ये दो चीज़ें हो जाती है। फिर हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम देखा था जहाँ पे आप टारगेट करते हो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आप उनका डेवलपमेंट करने की कोशिश करते हो। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट। फिर बात आती है थीम्स एंगेजमेंट की। मतलब ये हुआ कि कुछ मॉडल लॉज होते हैं, जैसे कि लैंड लीजिंग की बात हो गई, ठीक है। सो लेट्स से आप बात कर रहे हो लैंड लीजिंग की या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, तो नीति आयोग प्रिपेयर करता है मॉडल लॉज जो हेल्प करेंगे स्टेट्स को रिफॉर्म करने के लिए इस इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो ये वाला मॉडल लॉ का थीम एंगेजमेंट एंड मॉडल लॉ का पॉइंट आपको याद रखना। फिर नेक्स्ट बात आती है सपोर्ट फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स तो है ही, लेकिन हिमालयन स्टेट्स या फिर जो आइलैंड्स हैं, तो आप प्रोवाइड करते हो यहाँ पे एरिया स्पेसिफिक सपोर्ट। तो जैसा एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्लानिंग है वो चेंज हो जाएगा, आपकी नीड्स चेंज हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग फिर आप काम करोगे। सीधी सी बात है, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस सेंटर को, स्टेट को और यूनियन टेरिटरीज, तीनों को भी आप यहाँ पे टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करोगे। यहाँ पे नीति आयोग एक्सपर्ट टेक्निकल इनपुट्स देता है सारे जितने भी गवर्नमेंट लेवल है उसके ऊपर। फिर कुछ मॉडल्स और प्रोग्राम्स होते हैं जो डेवलप किए जाते हैं जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सके और हमारे PPPs यहाँ पे बूस्ट हो सके। ये इंक्लूड करता है DSSS को। इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो सेंट्रल स्टेट पार्टनरशिप मॉडल होता है यहाँ पे। तो ये एक साथ
ये एक है और एक साथ SATH, यहाँ पे क्या हो रहा है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। फिर से बताती हूँ, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। तो ये मदद करता है स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बूस्ट करने के लिए। ये समझ में आया है आपको। इसके साथ साथ नीति आयोग प्रमोट करता है कम्पिटिटिव फेडरलिज्म को। मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को तो हमें सपोर्ट करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी। अब ये जो कंपटीशन है, ये कंपटीशन है हेल्दी कंपटीशन। तो स्टेट्स compete करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म करे, बेटर परफॉर्म करे। और ये जो कंपटीशन है, इसे हम कहते हैं कि ये एक हेल्दी कंपटीशन है, ये एक एनकरेज करने वाला कंपटीशन है, जिससे कि इम्प्रूवमेंट ठीक। तो नीति आयोग यहाँ पे क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है रैंकिंग। अब ये जो रैंकिंग है, ये मेजर करता है स्टेट की परफॉर्मेंस जो अलग अलग सेक्टर्स में होते हैं। जैसे कि क्या, देखो यहाँ पे मैंने इंडाइसेस तो दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है SEQI, मतलब क्या, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, या फिर जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स आता है, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स भी यहाँ पे आता है। आई एम सॉरी, मैंने गलती से वॉर बोल दिया था। सो इट इज़ कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। फिर बात आती है यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की इंडेक्स की, फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे बस कीवर्ड दिए हुए हैं, इतने ही याद करने हैं आपको, ठीक है। तो अगर किसी स्टेटमेंट में दे दे कि लेट्स से इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, तो ये कौन यहाँ पे लाता है, ये जो होता है इंडेक्स, इसे किसके द्वारा लाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये नीति आयोग लाता है। इतना समझ में आया है आपको, ठीक है। फिर बात आती है डेल्टा रैंकिंग की। इसमें ही डेल्टा रैंकिंग होती है, जहाँ पे हर मंथ या नीति आयोग रिलीज करता है डेल्टा रैंकिंग को, ठीक है। यहाँ पे देखो डेल्टा रैंकिंग, और ये जो डेल्टा रैंकिंग होती है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है, कि जितने भी हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे और इसके लिए हमने जो प्रोग्राम्स लाए थे, प्लानिंग की थी, ये ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आपको डिटेल में नहीं जानना, बस इतना पता होना चाहिए कि डेल्टा रैंकिंग किसके एसोसिएटेड है। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए होती है, जिससे कि हम देख सके कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। बस इतना ही आपको याद रखना है। इतना हो जाएगा आपसे, ठीक से, ठीक है। अब ये जो रैंकिंग है, ये हमें हेल्प करती है ये समझने के लिए कि स्टेट्स जो यहाँ पे है, दे आर एनकरेज टू इम्प्रूव, because ranking are based on qualitative and objective data, ठीक है। तो even district get motivation to perform better। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो होती ही है, इसके साथ साथ स्टेक होल्डर का कोलैबोरेशन तो रहता ही है। नीति आयोग स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज के साथ भी काम करता है। रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज या फिर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये सारे भी इंक्लूड होते हैं, सब मिल के काम करते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखना। गोल हमने देख लिया है, टूल्स, ट्रांसपेरेंट सेक्टोरल रैंकिंग प्लस मंथली डेल्टा रैंकिंग। डेल्टा रैंकिंग का पॉइंट याद रखना है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए है, बस इतना ही याद रखना है। फिर इफेक्ट्स, ये एनकरेज करता है स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, हमारा जो नीति आयोग है, नीति आयोग के कुछ अटैच्ड और एटोनॉमस बॉडीज़ है, ठीक है। अब ये जो ऑटोनॉमस और अटैच ऑफिस होता है, ये नीति आयोग को हेल्प करता है। जैसे कि यहाँ पे है DMEO, इसके साथ साथ जिसे हम कहते हैं, बाय द वे DME को कहते हैं डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। इसके साथ साथ एक ऑटोनॉमस बॉडी आती है, जिसे हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में अगर बताऊं तो ये हेल्प करता है। पहले तो इसे IAMR कहा जाता था, IAMR यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च। इसका नेचर ऐसा था कि ये सेंट्रल ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन के जैसे काम करता है अंडर नीति आयोग।
तो पहले तो ये वर्ड एसोसिएशन आपको पता होना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव्स सिंपल ही है, जैसे कि हम यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, डेटा कलेक्शन करना चाहते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड जो चीज़ें होती है जैसे प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू इम्प्रूव द ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ एक्सेट्रा। फिर आप फंडिंग की बात करते हो, ट्रेनिंग की बात करते हो, ह्यूमन कैपिटल प्लानिंग तो आ ही जाता है, रिसोर्सेस एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें यहाँ पे होती है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। और फिर बात आती है यहाँ पे DMEO की, जो है डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। तो पहले तो सबसे मतलब बिगिनिंग से ही हमारी कंट्री में गवर्नमेंट को लगा था कि हमें एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन की ज़रूरत है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द सेंट्रल प्रोग्राम्स। और इसीलिए कुछ पहले की जो इंस्टीट्यूशंस थी जैसे कि PEO का मतलब क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1952 का प्रोग्राम है, इंडिपेंडेंट इम्पैक्ट हुआ करता था इसका। कुछ और बॉडी थी जैसे कि IEO, ये भी एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है जिसे 2010 में क्रिएट किया गया था, जिससे कि ये और ज़्यादा ऑटोनॉमी दे सके और इवैल्यूएशन अच्छे से हो सके। तो ये एक बात थी। अब हमने फिर बनाया है DMEO, ये 2015 में बनाया गया था। इट इज़ अ अटैच्ड ऑफिस, ठीक है, नीति आयोग का अटैच्ड ऑफिस है। हमने इसे मर्ज किया था, तो ये दोनों मर्ज हो गए थे, ये जो PEO है प्लस IEO है, इन दोनों को मर्ज करके हमने DMEO बनाया था। इसका रोल वही है, सिंपल, आप अपेक्स बॉडी रहोगे, टॉप बॉडी रहोगे, जहाँ पे मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन होगी इंडिया की। अब इस इवैल्यूएशन में क्या होगा, गवर्नमेंट को हेल्प हो जाएगी जिससे कि वो अपने डेवलपमेंट अचीव कर सके। जैसे कि आप मॉनिटरिंग तो कर ही रहे हो, यहाँ पे देखो, ये देखो, मॉनिटरिंग प्लस इवैल्यूएशन यहाँ पे हो ही रहा है। डेटा ड्रिवन एनालिसिस भी यहाँ पे किया जा रहा है। सो डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग ये कोर है DMEO का। आप यहाँ पे सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच रख रहे हो, तो यहाँ पे टेक्निकल एडवाइजरी भी अवेलेबल है। सो आपका जो प्रोग्राम है वो आउटकम बेस्ड प्रोग्राम है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रख लेना, दोनों का एसोसिएशन। अगर इसका हेडक्वार्टर बोलूँ तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में दिया गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में। अब अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, जो हमारा पहले का प्लानिंग कमीशन था, उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको जनरल आइडिया यहाँ पे पता होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम प्लानिंग कमीशन की बात करते हैं तो ये 1950 की बात है, जब प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। इसे सेटअप किया गया था एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लेके ही, यूनियन कैबिनेट के द्वारा। इसे भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी या फिर लॉ के द्वारा वगैरह इसे नहीं बनाया गया था। इसे बनाया गया था बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड। तो यहाँ पे एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड लाया गया था KC नियोगी के द्वारा। बस एक कीवर्ड आपको याद रखना है, एसोसिएटेड इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और इसीलिए इनके रिकमेंडेशन की वजह से ही हमने प्लानिंग कमीशन को क्रिएट किया। तो ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं थी। इसका रोल यही था कि इंडिया की जो ये इंडिया की सुप्रीम प्लानिंग बॉडी रहेगी, जिससे कि हम सोशल प्लस यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सके। तो यहाँ पे मैंने कीवर्ड देके रखे हैं प्लानिंग कमीशन के रिलेटेड। इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने देख लिया है, प्लानिंग किसके ऊपर यहाँ पे रिकमेंडेशन की बेसिस पे ये लाया गया था वो हमने देख लिया, और इसका मेन गोल क्या था वो भी हमने देख लिया, दैट इट वाज अ सुप्रीम बॉडी फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। इतना समझ में आया है आपको, ठीक है। फिर प्लानिंग कमीशन के कुछ फंक्शंस थे, जैसे कि आप एक्सेस करते थे रिसोर्सेज को। जैसे आप चेक करते थे कि इंडिया की मटेरियल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे हैं, और उसे आप स्टडी करके कोशिश करते थे कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ आप फॉर्मुलेट करते थे, यहाँ पे देखो, फॉर्मुलेट करते थे प्लान कैसे, जैसे कि आप प्रिपेयर करोगे नेशनल प्लान फॉर इफेक्टिव और बैलेंस यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो। फिर आप सेट कर रहे हो प्रायोरिटीज़, जैसे कि कौन सा ऐसा एरिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 एरिया दिए हुए हैं इंडिया के, तो इसमें से कौन से एरिया को प्रायोरिटी दे, वेट से 1, 2 और 3 ऐसे प्रायोरिटी सेट करें और फिर उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो हर एक स्टेज पे आप प्लान डिसाइड करोगे और एग्जीक्यूट करोगे। जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं उसे आइडेंटिफाई करोगे। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि इकोनॉमी स्लो हो रही है वो देखोगे। फिर आप डिसाइड करोगे कि मशीनरी
ऐसी मशीनरी जो रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट कर सके, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पर्टिकुलरली हर एक स्टेज के ऊपर। आप अप्रेस करोगे प्रोग्रेस को, यानी कि क्या, रिव्यू करोगे प्रोग्रेस को। अगर कहीं पे एडजस्टमेंट की ज़रूरत हो, नेसेसरी एडजस्टमेंट्स वो करोगे। रिव्यू करोगे प्रोग्राम को, जो प्लान्स आपने लाए हैं टाइम टू टाइम, तो इसे हम कहेंगे रिव्यू प्रोग्रेस। इसके साथ साथ आप एडवाइस करोगे सेंटर और स्टेट को, रेकमेंड करोगे कि ऐसे कौन से मेजर्स लेने चाहिए काम करने के लिए, एडवाइस दोगे। अगर सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट ने आपको एडवाइस पूछी है तो वो एडवाइस आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। सो द नेचर ऑफ प्लानिंग कमीशन अगर बोलूँ, सो इट इज़ अ स्टाफ एजेंसी। ये एक एडवाइजरी बॉडी की जैसा काम करती थी। इसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं हुआ करती थी। ये एक इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये इम्प्लीमेंट भी नहीं करती थी डिसीजंस को। इम्प्लीमेंटेशन तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड किया हुआ करता था। ये इतना समझ में आया है आपको, ठीक है। तो नेचर आपको समझ में आ गया ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इट वाज अ स्टाफ एजेंसी, नो एग्जीक्यूटिव पावर एट ऑल। फिर बात आती है यहाँ पे कि इसका कंपोजिशन कैसे हुआ करता था। यहाँ पे एक चेयरपर्सन हुआ करते थे जो कि थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, जिनको जो हेड करते थे कमीशन को और प्रिसाइड करते थे जो भी मीटिंग्स होती है उसे। फिर यहाँ पे एक डेप्यूटी चेयरपर्सन भी हुआ करते थे जो कि डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड हुआ करते थे। फिर कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स भी यहाँ पे थे, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स और कुछ फुल टाइम एक्सपर्ट्स। सो पार्ट टाइम मेंबर्स में कुछ यूनियन मिनिस्टर्स जो पार्ट टाइम सर्व करेंगे, और फुल टाइम में 4 से 7 यहाँ पे फुल टाइम एक्सपर्ट्स हुआ करते थे। फिर यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी हुआ करते थे जो कि असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में। तो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था स्टेट का। ये देख रहे हो आप एक लिमिटेशन भी देख सकते हो प्लानिंग कमीशन का यहाँ पे, कि आपने स्टेट को इंक्लूड किया ही नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पे सेंटर ही कर रहा है। सो नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द स्टेट एंड इट इज़ ओनली सेंट्रल कंट्रोल्ड बॉडी। और आप बात कर रहे हो कि हमें पूरे नेशन वाइज इम्प्लीमेंटेशन करना है प्लानिंग को। अगर आप स्टेट को ही इन्वॉल्व नहीं करोगे तो फ़ायदा क्या हुआ। ये एक लिमिटेशन समझ में आया आपको प्लानिंग कमीशन का, ठीक है। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन किया गया था। देखो, हमें पता है कि प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी थी। ओवर द टाइम ये बहुत पावरफुल हो गई थी। ये रिकमेंडेशन जो देती थी ना, ये सेंटर के साथ साथ स्टेट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लाया करती थी। तो क्रिटिक्स ने फिर इन्हें नाम देना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ लोग इसे सुपर कैबिनेट बुलाना चालू कर दिया इन लोगों ने, या फिर कुछ क्रिटिक्स इसे इकोनॉमिक कैबिनेट बोल रहे थे। सो सुपर कैबिनेट, इकोनॉमिक कैबिनेट या फिर पैरेलल कैबिनेट, फिफ्थ व्हील ऑफ द कोच, ये सारी चीज़ें। एक्सपर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आपने लाया था, ARC रिपोर्ट हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। सो जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन था, यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि जो प्लानिंग कमीशन है ये एक्ट कर रहा है एज अ पैरेलल कैबिनेट या फिर सुपर कैबिनेट। पर जो हमारा संविधान है ये कहता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ये रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है। समझ में आया। तो ये जो रोल है मिनिस्टर्स का, ये ओवरशैडो किया जा रहा है प्लानिंग कमीशन के द्वारा। इसके साथ साथ जो के संथानाम है, इन्होंने ये बोला कि प्लानिंग कमीशन ओवरराइड कर रहा है फेडरलिज्म को। सो प्लानिंग ओवरशैडोड द फेडरलिज्म। जो हमारी कंट्री है ये फंक्शन कर रही है एज ए यूनिटरी सिस्टम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। फिर हमारे PV राजमन्नार जो चेयरपर्सन थे फोर्थ फाइनेंस कमीशन के, इन्होंने भी यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया। इन्होंने भी ये बोला कि ओवरलैपिंग हो रही है फंक्शंस की प्लानिंग कमीशन के साथ साथ जो फाइनेंस कमीशन है। हमने फाइनेंस कमीशन का सेपरेट चैप्टर देखा था, आपको याद होगा। तो जो प्लानिंग कमीशन है और फाइनेंस कमीशन है, इन दोनों के बीच के जो फंक्शंस है इसका ओवरलैपिंग हो रहा है। इसके साथ साथ अगर फाइनेंस ट्रांसफ़र की बात करें हम, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ देखी जाती है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म उस टाइम पे किए गए थे। अब हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं, स्टोरी के फॉर्मेट में बताती हूँ। देखो, रिपोर्ट्स आई थी 2016 में, ठीक है, 1 जनवरी 2016 में। सब ये कह रहे थे कि यहाँ पे जो NDC है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसे यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है और इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है वहाँ पे। तो ये जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी
जहाँ पे ये बोला गया था कि ये प्लान कर रही है, मतलब जो गवर्नमेंट है ये प्लान कर रही है एनडीसी को एबॉलिश करने के लिए और पावर ट्रांसफ़र करने के लिए नीति आयोग को, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन अब तक अगर मैं बताऊँ स्टेटस, तो कोई भी ऐसा रिजोल्यूशन अब तक पास नहीं हुआ है जो ये कहता है ऑफिशियली कि एनडीसी को एबॉलिश किया गया है। समझ में आया? तो ये बात याद रखना कि ऑफिशियली एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को यहाँ पे अबॉलिश नहीं किया गया है। कोई भी फॉर्मल गवर्नमेंट रिजोल्यूशन यहाँ पे पास नहीं हुआ है। जो लास्ट मीटिंग थी ये 57th मीटिंग हुई थी 2012 में, ठीक है। तब से लेके अब तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। अब एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करूँ तो 1952 में इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन लाके, यूनियन कैबिनेट का रिजोल्यूशन लाया गया था। और यहाँ पे आपको पता है 5 ईयर प्लान्स, राइट। तो यहाँ पे 5th 5 ईयर प्लान था। इसने रेकमेंड किया था कि हमें यहाँ पे एनडीसी नाम का कुछ लाना चाहिए, तो उसके रिकमेंडेशन के ऊपर यहाँ पे एनडीसी को लाया गया था। तो हमारा प्लानिंग कमीशन यहाँ पे स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, वैसे ही यहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, तो ये एक पॉइंट। फिर अगर कंपोजिशन के बारे में पढ़े हम इसके, तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन है। यहाँ पे सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। 1967 से इनको यहाँ पे ऐड किया गया है। फिर सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूड होते हैं। चीफ मिनिस्टर्स प्लस यूनियन टेरिटरीज की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं और मेंबर्स होते हैं प्लानिंग कमीशन के। तो अभी तो वैसे नीति आयोग के मेंबर्स हैं, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स हुआ करते थे। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूँ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो यहाँ पे आप सिक्योर कर रहे हो कि कोऑपरेशन बढ़े स्टेट्स का, जिससे कि प्लानिंग की इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो जाए। तो स्टेट कोऑपरेशन के ऊपर आपका फोकस है। फिर स्ट्रेंथन कर रहे हो, मोबालाइज कर रहे हो नेशनल रिसोर्सेज को, जिससे कि प्लानिंग ठीक से हो जाए, तो नेशनल मोबालाइजेशन। फिर आप प्रमोट करते हो कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जिससे कि हम जितने भी इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लानिंग कर सके और इम्प्लीमेंटेशन कर सके। और फिर आप इंश्योर करते हो कि डेवलपमेंट ठीक से हो सके, बैलेंस और रैपिड डेवलपमेंट हो सके हर एक पार्ट की हमारे इंडिया की। समझ में आया? फिर फंक्शंस को देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फंक्शंस हुआ करते थे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था, प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस थी प्रिपेयर करने के लिए नेशनल प्लान। तो ये यहाँ पे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हुआ करते हैं। फिर ये कंसिडर करते हैं नेशनल प्लान जो प्रिपेयर किया जाए प्लानिंग कमीशन के द्वारा, लेकिन अब तो नीति आयोग होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। सो प्लान कंसिडरेशन, जिसमें आप रिव्यू करोगे प्लान्स फ्रॉम दिस प्लानिंग बॉडीज, अभी के लिए नीति आयोग। फिर बात आती है रिसोर्स मैनेजमेंट की। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिसोर्स असेसमेंट पे आप असेस करते हो रिसोर्सेज को, जो कि अब देखो रिसोर्सेज की ज़रूरत किसके लिए होती है, हमें प्लानिंग करनी है, सजेशन करना है कि हम हमारे रिसोर्सेज को बढ़ाए कैसे, तो वो सारी चीज़ें। फिर आप रिव्यू करते हो द वर्किंग ऑफ नेशनल प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो प्रोग्रेस रिव्यू यहाँ पे होता है। पॉलिसीज इश्यूज, जैसे कि अगर कोई मेजर सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसे एड्रेस करना। इसके साथ साथ टारगेट अचीवमेंट, यानी कि रिकमेंड मेजर्स टू मीट द प्लान्स, ठीक है, एम्स और टारगेट्स, ये सारी बातें। तो ये सारी चीज़ें थी एनडीसी के रिलेटेड। बस मोटे मोटे तौर पे आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है क्या। समझ में आया? ठीक है, अब अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व दैट। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को आप लाइक कर सकते हो अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।